मुरैना में लोग मेरे पिताजी का मजाक उड़ाते थे कि ये 3 लड़के पंडित जी को बेवकूफ़ बना रहे हैं और इनको रोड पर लाकर छोड़े। उसी क्षण मैंने सोचा जब तक सिलेक्ट नहीं होऊंगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। और उसी साल मैं सिलेक्ट हुआ। तब वही लोग ये कहते हुए नजर आए, हमें पता था अगर मुरैना से कोई कर सकता है तो पंडित जी के 3 लड़के कर सकते हैं। वहीं मैं इमोशनल हो गया था, तो मैंने वहाँ ये डायलॉग दिया था, मुझे आज भी ध्यान है। मैंने बोला, मैं राजेश टंडोतिया CSP कोतवाली ईश्वर की कसम खाकर कहता हूँ, नमस्कार साथियों, मैं राजेश टंडोतिया, एडिशनल DCP क्राइम ब्रांच इंदौर। आज मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा जो शुरू होती है मुरैना जिला, जो कि मध्य प्रदेश में है। मेरी माँ 5th क्लास तक पढ़ी थी। 14 ईयर्स की एज में उनकी शादी हो गई थी। उसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत करते हुए डबल MA किया, MA इन हिंदी एंड MA इन इंग्लिश। उस समय मैं देखता था तो मेरी मदर स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करती थी, तो वो ऑब्जेक्टिव्स अल्टरनेट उस समय ऑब्जेक्टिव्स आते थे 100, तो उसके लिए मुझे 1 रुपया मिलता था। वो टेस्ट पेपर देती थी और बोलती थी, मुझे ये सॉल्व कराना है, तुम्हें हर पेपर का 1 रुपया मिलेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सिविल सर्विसेज में आऊँगा, पुलिस में आऊँगा, कभी नहीं सोचा। मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। जब मुझे ये लगा कि मैं क्रिकेटर नहीं बन सकता हूँ, क्योंकि मेरी एज बढ़ती जा रही थी, लगभग 20-21 का हो गया था और मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिली और संभवतः मैं उस स्किल से खेल भी नहीं पा रहा था, तब मुझे वो समय याद आया कि मैं अपना फ्यूचर कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज में ट्राई करता हूं। क्योंकि माँ को पढ़ाते समय कहीं ना कहीं एक दबी हुई इच्छा बचपन में जरूर रही थी, जो मुझे आगे आकर ऐसा पता चला कि जब क्रिकेट में नहीं बन पाऊंगा मैं क्रिकेटर, तो मुझे सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए। माँ मेरी सिलेक्ट नहीं हो पाई, मुझे सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट होकर दिखाना चाहिए। ये बात मेरे दिमाग में कहीं जेहन में कहीं दबी हुई पड़ी थी, उसको मैंने एक्सपोज किया। फिर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ और इंटरव्यू में मैं 7 मार्क्स से स्टेट सिविल सर्विसेज जो मध्य प्रदेश की थी उसमें 7 मार्क्स से मैं रह गया था। सेकंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। जब प्रीलिम्स नहीं निकला तो उसके बाद फिर मैंने खर्चा चलाने के लिए, क्योंकि मैं दिल्ली से भोपाल शिफ्ट हो गया, तो खर्चा चलाने के लिए मैंने लोगों को कोचिंग पढ़ाने लगा। 5 या 6 लोगों को रूम लेकर रहता था किराए से और उन स्टूडेंट्स को पढ़ाता था जो PSC की तैयारी कर रहे थे। एंड जब रिजल्ट आया उसमें, तो 6 में से 4 लोग सिलेक्ट हो गए थे। फाइनल सिलेक्शन हो गया था, उनको पोस्ट मिल गई थी। तो मुझे लगा कि अगर मैं कभी सिलेक्ट नहीं होऊंगा तो इस कोचिंग के फील्ड में आ जाऊंगा। थर्ड अटेम्प्ट मैंने प्रीलिम्स दिया, क्लियर हुआ, तो मेंस से ठीक 10 दिन पहले मुझे मलेरिया हो गया। मैं बहुत दुखी था। मेरे बड़े भाई ने मुझे हमेशा मेरे लिए पैसे भेजते थे, पढ़ने के लिए, खर्चे के लिए भेजते थे। तो मैं फ़ोन पर, चूँकि जब बीमार होते हो आप, तो आप इमोशनल होते हो, और इमोशनल होने की वजह से मैं फ़ोन पर रो गया था कि भैया मेरी तबीयत ख़राब है, मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा। तो मेरे भैया ने एक बात कही कि बेटा तू वापस आ जा, दाल रोटी घर में है, अपन खा लेंगे, तेरा स्वास्थ्य ज़रूरी है, तू बहुत महत्वपूर्ण है। उसी क्षण मैंने ये सोचा कि परिवार, जो एक बच्चा पैदा होता है, खुशियां मनाई जाती हैं, 2 से 3 साल का होता है, घर में डिस्कशन चलते हैं किस स्कूल में पढ़ाया जाए, और 20 से 22 साल तक वो यात्रा होती है, वो अकेले स्टूडेंट की नहीं होती, जर्नी वो पेरेंट्स की भी होती है। तब मैंने उसी क्षण प्रण किया कि उसने 20-22 साल मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने इतना सेक्रीफाइस करते हुए इतना पैसा खर्च किया, और ये एक क्षण भी नहीं लगाया उन्होंने फोन पे ये बोलने में कि बेटा तू वापस आ जा, अपन दाल रोटी खा लेंगे। उसी क्षण मैंने सोचा जब तक सिलेक्ट नहीं होऊंगा तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा। और उसी साल मैं सिलेक्ट हुआ और 16th रैंक आई मेरी, और मुझे DSP का पद मिला। 2002 बैच का हूं मैं आपको और बताऊं, लोग क्या क्या कहते हैं। आप जब कभी भी अपने उद्देश्य के लिए जाते हो तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, आलोचना भी करते हैं। मेरे यहाँ मुरैना में, चूंकि एक भाई भोपाल में, एक मैं दिल्ली में पढ़ रहा था, एक ग्वालियर में, तो मुरैना में लोग मेरे पिताजी का मजाक उड़ाते थे। ये कहते थे कि ये 3 लड़के पंडित जी को बेवकूफ़ बना रहे हैं और इनको रोड पर लाकर छोड़ेंगे। लेकिन
जैसे ही मैं सिलेक्ट हुआ, मेरे बाद फिर मेरा छोटा भाई सिलेक्ट हुआ यूपीएससी में, तब वही लोग ये कहते हुए नजर आए, हमें पता था अगर मुरैना से कोई कर सकता है तो पंडित जी के 3 लड़के कर सकते हैं। तो लोग आपकी आलोचना करते हैं, इससे कभी नहीं घबराना चाहिए। आप अपने उद्देश्य के लिए सतत प्रयास करें, क्योंकि जो लोग आलोचना करते हैं वो जब आप सफल होते हैं तो वही लोग आपकी सफलता का भी गुणगान करते हैं। तो लोग क्या कहते हैं यह इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी जर्नी इंपॉर्टेंट है, आपका लक्ष्य इंपॉर्टेंट है। हमेशा फोकस गोल सेट करके प्रोसेस पर करना चाहिए। ये थी मेरी स्टूडेंट लाइफ। उसके बाद मैं सिलेक्ट हुआ 2002 में, प्रोबेशनर पीरियड आया, थाना मिला मुझे, फर्स्ट पोस्टिंग हुई सिवनी में, केवलारी एसडीओपी बना। साथियों, अब मैं उस एंटी डकैती ऑपरेशन जो एरिया में मेरी पोस्टिंग हुई, अब मैं वहां की कहानी सुनाता हूं फर्स्ट एनकाउंटर की। एक स्टूडेंट की किडनैपिंग हुई। 3 दिन तक हमने काफी मेहनत की, खूब सर्चिंग की, हमें कोई भी ऐसी लोकेशन नहीं मिली। अचानक वो छूट कर आ गया। जैसे ही वो छूट कर आया, फिर हमने उससे बात की, तब उसने बताया कि मुझे यहाँ यहाँ रखा गया। कैन यू बिलीव, हमने उसको साथ लेकर गए और कहाँ कहाँ रखा, और वहीं चांस एनकाउंटर हमारा जंगल में हुआ। वो डकैत गैंग वही हमें मिल गया जिसमें कई लोग थे, लेकिन 2 लोग स्पॉट पर मारे गए थे और काफी फायरिंग हुई थी उसमें। हालांकि हमारी तरफ से कोई घायल नहीं हुआ था, लेकिन वो 2 लोग स्पॉट पर मारे गए थे। उसमें लगभग 70 से 80 राउंड AK-47 के गोलियां चली थी। और ये एनकाउंटर दिन का एनकाउंटर था, लेकिन फिर भी अंधेरा था, क्योंकि जंगल में पेड़ और ये झाड़ियों की वजह से भी अंधेरा था। तो ये भी पता नहीं चल रहा था, सही बताऊं तो फर्स्ट एनकाउंटर में, कि किसकी गोली किसके यहाँ चल रही है। हमें ये पता ही नहीं चल रहा था, उधर से फायरिंग हो रही थी, इधर से फायरिंग हो रही थी। हमें यही समझ में नहीं आ रहा था, कहीं पुलिस का कोई सिपाही नहीं मर जाए, या हम ही सिपाही पर गोली नहीं चला दें, क्योंकि कहीं कोई किसी की लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। बट फाइनली जब फायरिंग बंद हुई और देखा तो हम सब लोग सलामत थे, और 2 डकैत वो मारे गए थे। उनमें किसी में 5 गोली लगी थी, किसी में 2 या 3 गोली, पर दोनों ही स्पॉट पर ढेर हो गए थे। ये मेरा पहला एनकाउंटर था। लेकिन सबसे अच्छा एनकाउंटर जिसको मैं मानता हूं, वो मैं आपको बताता हूं। एक डकैत की मुखबिर आया मेरे पास, वो जेल से छूट कर आया, और उसने बोला, सर मैंने एक डीलिंग की है और आपको पकड़, एक किसी लड़के को तैयार कर लो, वो पकड़ बन के जाना है। मतलब मैंने उससे डीलिंग की है डकैत से, कि मैं एक लड़के को लेकर आ रहा हूं। आपको बताऊं उस एरिया में क्या होता है, कुछ एजेंट्स होते हैं, वो बच्चे लड़के को लेके आ जाते हैं और कुछ पैसा लेके डकैतों को सौंप देते थे। तो उन्होंने जिस जंगल में, सुकान डारोली के जंगल थे, जंगल में बुलाया, कोई तैयार नहीं हुआ, फिर फाइनली मैं ही तैयार हुआ। तो एक व्यक्ति आया वहां से, उसने चेक किया, उसने बोला, खबरदार कोई हिलेगा नहीं। हम 4-5 लोग थे। ड्राइवर तो वहां बेहोशी हो गया था, वो उसका कुछ होश नहीं रहा। गाड़ी रुकी और तुरंत गाड़ी को घेर लिया गया। मैं पकड़ बन के गया था, मेरे हाथ बंधे हुए थे, और वो 2-3 लड़के थे। उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं, और हम चलने लगे। ड्राइवर हो गए उधर, ड्राइवर तो सीट पे ही फैल गया था। उसके बाद टीआई सिविल में थे, 2 सिपाही और थे मेरे साथ, एक मेरा गनमैन था, वो भी सब सिविल में थे। जैसे ही आगे चला, पीछे से आवाज आई, कोई हिलेगा नहीं। मतलब मेरे जो सिपाही और गनमैन जो थे, उन्होंने अपने जो AK-47 सीट के नीचे से निकाल ली। तो फट फट डकैत वहां से भगे, मैं इधर भगा, और कुछ समझ में नहीं आया। इधर से फोर्स भगा, इधर ये जो वो घाटियां होती हैं, जैसे आपने घाटी सुनी होगी चंबल में, चंबल की घाटियां, रेवाइंस बोलते हैं उनको, घाटियां, चंबल की घाटी तो रेवाइंस थी। अब वो इधर दौड़ रहे हैं, हम इधर दौड़ रहे हैं। वो फायरिंग हुई जिसमें मेरा गनमैन घायल हुआ। गनमैन के गोली लगी। वो अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर था, हाइट अच्छी थी। फिर उसके बाद वो कभी बास्केटबॉल नहीं खेल पाया, बट वो घायल हुआ। उसके बाद वो एनकाउंटर 3 घंटे चला। 3 घंटे के बाद फायरिंग रुकी, सबसे ज्यादा राउंड खत्म हो गए। हमने फिर लोग पास के थाने में सेट से फोन किया, सेट से कॉल किया, तत्काल राउंड भेजा, राउंड खत्म हो गया, फोर्स भेजे, राउंड आए। लगभग 450 राउंड फायर हुए थे AK-47 और SLR से। और उसके बाद फायरिंग थमी। तब जो देखा वो डकैत था, कुछ लोग भागते हुए चले गए। अब मेरी समस्या ये थी, उसमें से कहीं डकैत में कोई गांव का आदमी नहीं मर जाए। अगर गांव का मर गया तो बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी, फिर वो मेरे ऊपर आ जाएगी, क्योंकि आई वाज द लीडर एट दैट टाइम। लकीली जब उसको पलटा तो वो जो व्यक्ति एक ही व्यक्ति मरा था, 25,000 का नामी था, और वही
सरगना था उस गैंग का, उसको मैंने देखा। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात, जो मेरा मुखबिर खबर लेके आया था, वो एक चरना से करवार डकैत की लेके आया था। भैया मेरी चरना से बात चल रही है, लेकिन वो था राकेश गुर्जर। तो मुखबिर को भी ये नहीं मालूम था कि किस गैंग से उसकी बात चल रही है। सो दैट इज द पॉइंट। पुलिस में आपको मुखबिर पर भरोसा करना होता है, क्योंकि अगर आपको कुछ करना है तो आपको हर इंफॉर्मेशन में जाना होगा। कौन सी इंफॉर्मेशन कब सही हो जाए कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस गैंग पर मैं काम कर रहा था लगभग 5 महीने हो चुके थे और 100 से ज़्यादा सर्चिंग कर ली थी, लगभग 50 से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आई थी जिनमें हमने ऑपरेट किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो सफलता यहाँ मिली। एक इंसिडेंट बताता हूं मैं आपको। जबलपुर सीएसपी था। फिल्में जो बनती हैं, कई बार रियल स्टोरी पे फिल्में बनती हैं, और कई बार जो फिल्मों पर आधारित लोग एक्ट करते हुए बताता हूं आपको। मैं जहां पढ़ता था, मेरा मकान था, उसके नीचे एक वीडियो चलता था। छोटे शहरों में वीडियो चलते थे, थिएटर भी थे लेकिन वीडियो भी चलते थे। तो फिल्में मैंने बहुत देखी है। मेरे लाइफ में फिल्मों का बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत इम्पैक्ट है। मतलब मैं पुलिसिंग भी करता हूं तो कहीं ना कहीं उसमें रिफ्लेक्ट होता है। जबलपुर में एक डबल मर्डर हुआ। 3 बजे, चूंकि मैं 2 बजे सोया था, तो कंट्रोल रूम से चीता और बाज जो बाइक होती हैं, फोर्स आया मुझे जगाने के लिए कि सर उठे सर, डबल मर्डर हो गया है, एसपी सर याद कर रहे हैं, तत्काल एसपी साहब को कॉल कीजिए। मैंने देखा तो बहुत मिस्ड कॉल पड़े हुए थे। जब मैं वहां गया तो वृद्ध दंपत्ति की हत्या हो गई थी, आंखें बाहर निकली हुई थी, हाथ वाथ सब में कुल्हाड़ी से काट के उनको खत्म कर दिया था। जब मैं वहां पहुंचा, इतना खून, बहुत खून फैला हुआ था उसमें। मैं बाहर आ गया। उसका लड़का चिल्लाता हुआ आ गया कि मेरे माता पिता को इन 2 लोगों ने मारा है, जिनके नाम बता रहा हूं मैं आपको। वो दोनों भाई थे। मैंने तत्काल फोर्स भेजा, उन दोनों भाइयों को उठाया। दोनों भाइयों को उठाने के बाद वो घर में सोते हुए मिल गए। फिर उसके बाद उठाया और उनको थाने बिठाया, उनकी अरेस्टिंग की। उनके परिजन आए मेरे पास कि सर ये गलत है, ये लोग निर्दोष है, इन्होंने मर्डर नहीं किया है। और जबकि उन्होंने डेड बॉडी रख दी थी जिसका मर्डर हुआ था, कि पहले उनको गिरफ्तार किया जाए। और मुझे भी ये शंका थी कि ये मर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि मर्डर करने के बाद घर पे सोते हुए कैसे मिल जाएंगे दोनों। तो ये लॉजिक था। फिर मैंने ऊपर सीनियर ऑफिसर से बात की तो उन्होंने बोला कि यू आर नॉट जज, जो एविडेंस आया है आप वो काम करिए। उनकी अरेस्टिंग की। तो वहां वो सराफा एसोसिएशन के लोग थे, बड़े पद पर पदाधिकारी थे दोनों। पूरा सराफा एसोसिएशन इकट्ठा होकर आ गया कि सर ये गलत फंसे हैं। मैंने कहा डोंट वरी, मुझ पर विश्वास रखो, अगर गलत होंगे तो मैं मदद करूंगा। तो मेरी एक बात पर वो चले गए, उन्होंने कोई लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट नहीं किया। यहां पर उनके लोगों ने एक बात कही, लेकिन सर आपको इनके परिवार से मिलना पड़ेगा। तो मैंने एक बात कही, देखो सराफा एसोसिएशन के व्यापारी हैं, अब मैं जाऊंगा तो कई एलिगेशंस लगेंगे कि ये पैसे वाले हैं, कहीं कुछ भी एलिगेशन, कोई कुछ भी कह सकता है न्यूज वाले। फिर मैं सिविल में गया उनके यहाँ, तो उसकी माँ रो रही थी, उसकी लड़की रो रही थी। माँ ने ये बोला कि सर कल कटनी से इसकी सगाई वाले आ रहे थे और इसके पिता, वो दोनों भाई थे, पिता और चाचा दोनों निर्दोष हैं, अब इसकी सगाई भी रुक गई। मैं फिर इमोशनल हो गया। मजबूर फिल्म में एक डायलॉग है, वो उस समय मुझे डायलॉग याद आया था, मैं आपको बताता हूं। प्राण उसमें चोर होता है, एक मर्डर होता है। अमिताभ बच्चन को एक बीमारी हो जाती है, अमिताभ के पिता होते नहीं है, एक विधवा माँ होती है, एक बहन होती है जो कि हैंडीकैप्ड होती है, और एक छोटा भाई होता है। एक मर्डर हो जाता है जिसमें 5 लाख का इनाम किया जाता है। तो अमिताभ बच्चन वो इनाम, चूंकि उसको पता चल गया कि उसको बीमारी हो गई है, उसका मरना तय है, तो वो ये सोचता है कि फैमिली को सिक्योर करके जाऊं, और वो मर्डर अपने ऊपर ले लेता है। प्राण चोर था, जिस रात मर्डर हुआ था उस रात उस व्यक्ति ने उस मृतक की अंगूठी उसको दे दी थी। उसके पास कुछ था नहीं, क्योंकि उसमें आ गया था गाउन में, तो प्राण के पास वो अंगूठी थी। तो जब उसको पता लगता है प्राण को पेपरों के माध्यम से कि रवि, अमिताभ बच्चन का नाम रवि था, रवि ने मर्डर अपने ऊपर ले लिया, कातिल पकड़ा गया है, तो पेपर में फोटो देखता है तो बोलता है नहीं, इसने मर्डर नहीं किया, मर्डर तो किसी और ने किया है, इसने अपने ऊपर कैसे ले लिया। तो उसमें उसका मित्र बोलता है प्राण से, माइकल, प्राण का नाम माइकल होता है, उस फिल्म में एक अच्छा गाना भी था, माइकल दारू पी के दंगा करता है। तो उसमें प्राण वो ये बोलता है कि नहीं, चोर हूं, दूसरों के घरों में, दूसरों की जिंदगी में
झांकने की मेरी आदत है। मैं ये जरूर पता करूंगा कि ये किस कारण से इसने अपने ऊपर लिया है, जबकि ये कातिल नहीं है। प्राण उनके घर जाता है उसका दोस्त बनकर के, मैं रवि से मिलने आया हूँ, रवि कहाँ है, तो वो झूठ बोलते हैं, फिर वो रो जाते हैं, सब रो जाते हैं, छुपा नहीं पाते, बता देते हैं। तब फिर वो माइकल एक डायलॉग देता है वहां ऐसे करके, मत रो, मैं माइकल डिसूजा जीसस क्राइस्ट की कसम खाकर कहता हूं, आपका लड़का घर वापस आएगा, आप एक बार फिर हंस खेल सकोगे, मैं रहूं या ना रहूं। और उसके बाद फिर प्राण असली कातिल तक पहुंचाता है, असली कातिल पकड़ा जाता है। वहीं मैं इमोशनल हो गया था, तो मैंने वहां ये डायलॉग दिया था, मुझे आज भी ध्यान है। मैंने बोला, मत रो, मैं राजेश टंडोतिया सीएसपी कोतवाली ईश्वर की कसम खाकर कहता हूं कि मैं असली आरोपी को पकड़ूंगा और आप एक बार फिर हंस खेल सकेंगे, मैं रहूं या ना रहूं। उसके बाद से मैंने उस मर्डर के लिए अपने ऑफिस में 8 दिन और रात टिफिन आता था मेरा, मैं ऑफिस में ही रहा। 90 दिन में असली आरोपी को सागर से पकड़ा और उसको जेल भेजा, और वो दोनों उसके बाद उन दोनों भाई वापस छूट कर आए। तो कई बार फिल्मों से प्रभावित होकर आप काम करते हो, और कई बार आपकी जो स्टोरी होती है उन पर फिल्में बनती हैं, पर दिस इज वाइस वर्सा। एक बच्चा, एक लड़का, एक पुलिस ऑफिसर जो एटीएम से भी पैसे निकाल नहीं पाता था, वो साइबर एक्सपर्ट उसको कैसे बोला जाने लगा, मैं आपको बताता हूं। मैं एडिशनल एसपी ग्वालियर के रूप में पोस्टेड था 2022 में, और मैं ईमेल, अपना मेल भी जनरेट नहीं कर पाता था, क्रिएट नहीं कर पाता था, पासवर्ड ये सबसे दूर भागता था मैं। 2022 से मेरे एक दोस्त था, एमआईटी में पढ़ता था, उसने कि भैया एक सेशन लेना है साइबर का। तो फिर मैंने एक ऐसे ही जनरल एक सेशन लिया। तो मैं कभी कभार जाता था सेशन लेने, कभी कभार, वेरी रेयरली। एक घटना हुई जब मैं ग्वालियर में पोस्टेड था, जब मैंने पढ़ा कि एक फैमिली के साथ, एक फैमिली ने अपने दोनों बच्चे, एक सेल्फी ली, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे थे, एक 3 साल का बच्चा और एक 9 साल का बच्चा। और सबसे पहले उन्होंने एक सेल्फी ली, सेल्फी लेने के बाद सोशल मीडिया में पोस्ट किया। 3 साल के बच्चे को और 9 साल के बच्चे को कोल्ड ड्रिंक पिला दी और उसमें सल्फास मिला दिया, दोनों को सुला दिया, और दोनों लोगों ने, पति पत्नी ने सुसाइड कर लिया। 4 लोगों की डेथ। जो फोटो था सेल्फी, उसमें दोनों बच्चे हंस रहे थे, उनको यह पता भी नहीं था क्या होने वाला है। चूंकि मेरा भी उस समय 3 साल का बच्चा था, ये सेल्फी मुझे इतना प्रभावित किया, इतना इम्पैक्ट छोड़ा। मैं 4 से 5 दिन तक लगातार परेशान रहा। मैं अपनी वाइफ से बात करता तो वाइफ बोलती कि नहीं, अब भूल जाओ उसको। मेरा इतना इम्पैक्ट गया, मुझे सिर्फ एक ही लगा कि अगर उसको ये पता होता कि ये साइबर फ्रॉड है तो वो कभी भी सुसाइड नहीं करता। उसके साथ हुआ था ये कि उसने स्टैंड लोन ऐप को डाउनलोड किया, पैसा लिया। जब स्टैंड लोन ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आई एग्री, कंटिन्यू, एक्सेप्ट, हम टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते नहीं है, और वो आई एग्री टू गिविंग एक्सेस टू माई मीडिया गैलरी एंड आई एक्सेप्ट टू गिविंग एक्सेस टू माई कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो उसके फोटो वीडियो लेकर और कॉन्टैक्ट लिस्ट में न्यूड, उनको एडल्ट कंटेंट बनाकर उसके परिजनों को भेजने लगे, और पैसा 10 गुना उससे ज्यादा मांगने लगे। उसके पास पैसा था नहीं। वो ह्यूमिलिएशन, उसको इतना सोशल ह्यूमिलिएशन इन टर्म्स ऑफ रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन, रेपुटेशन, लोग क्या कहेंगे, अब तो सब जगह वायरल होने वाला है, वो इस झटके को झेल नहीं पाया और उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद से मैंने प्रण किया, जब मुझे ये समझ में आया कि अगर उसको ये पता होता कि साइबर फ्रॉड है तो वो कभी नहीं करता, लेकिन लोग सुसाइड कर लेते हैं। तब मैंने इसको एक मूवमेंट बना लिया। मैं डेली सेशन लूंगा। मैंने साथियों इन 2.5 सालों में 456 सेशन ले चुका हूं, और मैं लगातार इसको जारी रखूंगा। और ये क्राइम, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये क्राइम कंट्रोल केवल 3 ही चीजों से होगा: जागरूकता, जागरूकता, जागरूकता। तो साथियों, आज आपने मेरे बारे में जाना, किस तरह मां की असफलता सिविल सर्विसेज में निकलने की, किस तरह मेरी क्रिकेटर न बनने की असफलता, और किस तरह एक नॉन टेक्निकल व्यक्ति एक साइबर एजुकेटर बन गया। ये कहानी में मैं ये कहना चाहता हूं इस पूरी कहानी के माध्यम से कि आपको अपना लाइफ में गोल सेट करना होगा, गोल की प्रोसेस पर फोकस करना होगा। कैसे एक सेंटेंस ने भैया के कि बेटा तू घर वापस आ जा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं था। योर सर्कमस्टेंसेस आर द बेस्ट मोटिवेटर ऑफ द वर्ल्ड। मैं जोश टाक को ही बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरह से पिछले 10 वर्षों से लगातार लोगों को मोटिवेट करके समाज में जिस तरह की लोगों में जागरूकता
फैलाते हुए, उनके अंदर एक पैशन क्रिएट करते हुए, उनको मोटिवेट करते हुए, उनके उद्देश्यों के प्रति लगातार ले जाकर अलग अलग पर्सनालिटियों से उनसे रूबरू कराकर और उनकी यात्रा में सहयोग कर रहे हैं। जो स्टाफ को मैं इस काम के लिए, इस नेक काम के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा।